हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेएलएस क्लासेस। तो आज हम अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स है। कल इसका एक चैप्टर हुआ था जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है हम लोग के पास। आज अपलोड हो जाएगा वीडियो, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। और आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी होता है विद्युत धारा। तो इसमें कल हम कहाँ तक पढ़ाए थे? एसी डीसी हो गया था, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिष्ट धारा एंड प्रत्यावर्ती धारा। तो उसमें वोल्टेज होता था, तो वोल्टेज कैसे करंट प्रभावित करता है, तो आपको उसको दबाने पर, जैसे कि चापाकल, वोल्टेज जब पुश कीजिएगा तो करंट प्रभावित होगा। ठीक है, एसी में आपको फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ठीक है, इसलिए डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है एसी की तुलना में। ठीक है, आज हम चलते हैं, अपना नया टॉपिक है इसका रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर में सब में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, रेक्टिफायर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उस समय क्या होता है ना, थोड़ा सा एक लाइन का जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता देंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है फ्रेंड? रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम होता है, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, कोई दिक्कत है? रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर। ठीक है, एग्जांपल मोबाइल चार्जर। ठीक है, चार्जर, इसका क्या काम होता है, जब आप प्लग में खोसे रहते हैं तो वहाँ अलग करंट आता है। ठीक है, उसके बाद जो चार्जर होता है इसमें रेक्टिफायर लगा रहता है, वो अपने पास उसका करंट ऑब्जर्व करके आपके मोबाइल में भेजता है। तो अब इसके बाद रेक्टिफायर का इतना ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि रेक्टिफायर का क्या काम होता है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद अब अगला टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड, तब ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। इसको भिगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है फ्रेंड कि वोल्टेज को बढ़ाना एवं घटाना होता है। ठीक है, कितना लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट देता है? वैसा नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो वोल्टेज आता है उसको घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपका कुछ पे काम करता है, एसी वोल्टेज पे काम करता है। एक मिनट लिख देते हैं। ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना
हो सकता है कि मैंने गलती हमको उतना नहीं लिखना आता है सही से। बढ़ाना और बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पर एसी करंट पर अल्टरनेटिव करंट पर काम करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? तो एसी पर काम करता है, अल्टरनेट करंट पर। फॉर एग्जांपल आपको क्या होता है? स्टेबलाइजर। ठीक है। स्टेबलाइजर आप देखे होंगे, उसमें जो भी आप जैसे टीवी या कूलर कुछ भी चलाते हैं स्टेबलाइजर को कनेक्ट करके, उसमें डायरेक्ट करंट आता है तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर लगा होता है और वही क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाते घटाते रहते हैं। एसी पर रहता है, वहाँ से डायरेक्ट जो 11,000 या 60,000 61,000 का जो भी करंट आता है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में आता है। मेन गाँव के बगल जो ट्रांसफार्मर आता है उसमें आता है, वो अपना ऑब्जर्व करके वो भेजेगा डायरेक्ट करंट। तो उसके बाद आप स्टेबलाइजर में लगाए रहिएगा, तो उसमें आप ऑब्जर्व करके करंट को घटाने और बढ़ाने का काम करते रहता है। अब जो गांव से बाहर ट्रांसफार्मर होता है वही यही काम करता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर करंट आएगा तो कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब जानते हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग समझ गए कि जो भी गांव से बाहर 11,000 का वोल्टेज आता है तो ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट आता है, वहाँ से कनेक्ट रहता है ट्रांसफार्मर में आने के बाद वो अपने भर वोल्टेज लेकर के हमको इस गांव को कितना बिजली देना है उसके अनुसार वो गांव में भेजता है। गांव में अगर आप टीवी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं तो उसमें स्टेबलाइजर लगाए रहते हैं, तो स्टेबलाइजर जानता है कि हमको कितना वोल्टेज पर टीवी चलेगा, कितना वोल्टेज पर कूलर चलेगा, तो वो स्टेबलाइजर अपने भर रख करके बाकी जो भी चलाने वाला है सामान, कूलर या एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी, अब कंट्रोल उसको जो होता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर में, उससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और यदि स्टेबलाइजर नहीं लगाइएगा या ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा गांव से बाहर, तो डायरेक्ट करंट आएगा तो आग भी कहीं कहीं लग सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, सो मेनी रीजन हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम फ्रेंड समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं डायनेमो। ठीक है। डायनेमो का क्या काम होता है तो उसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड। डायनेमो का काम होता है बड़ा लिखना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी यांत्रिकी विद्युत इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। डायनेमो का काम क्या होता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मैकेनिकल काम होता है, क्या काम होता है? मैकेनिकल। अरे मैकेनिकल नहीं, डायनेमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, हाँ, विद्युत ऊर्जा बदलने का काम होता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम मैकेनिकल डायनेमो का काम होता है। ठीक है।
इनका डायनेमो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, आप याद रखिएगा, डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है फ्रेंड, यही दो पूछ देता है, क्वेश्चन देता है कि आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन सा करता है? डायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा डायनेमो। या तो फिर ऐसे देता है कि डायनेमो का क्या काम होता है। ऑप्शन में दे रहेगा इलेक्ट्रिक ऊर्जा टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक मोटर टू इलेक्ट्रिक, बहुत सारा दे देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डायनेमो का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जनरेटर। ठीक है, डायनेमो का एग्जाम्पल है जनरेटर। ठीक है, क्योंकि जनरेटर ही ऐसा है कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल प्रभावित करता है। ठीक है, मैकेनिकल से आता है इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिक में प्रभावित हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है फ्रेंड, तो डायनेमो में देखिए, अब इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? उसको इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का काम। इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है क्या फ्रेंड? इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है, उसमें था मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। या तो कहें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना का काम इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है। डायनेमो में क्या होता है कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड आपका वॉशिंग मशीन। ठीक है, पंखा, मोटर। क्योंकि जो मोटर होता है ना, उसमें कॉइल बना रहता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ही वो जो रोटेट करता है उसी की तरह होता है। वॉशिंग मशीन में भी घूमने वाला होता है, पंखा में भी होता है मोटर। जब तक जैसे जैसे इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर उसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, तो मोटर अपने आप रोटेट होने लगता है, जिससे पंखी चलने लगता है। एक हम आपको डेमो दिखा देते हैं, एक वीडियो है छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर का, आप देखिए, देख पा रहे हैं? जा रहा है, तो यही काम जिससे रोटेट हो रहा है पंखी। मोटर में भी होता है इसी तरह का, हर घर में मोटर होगा, पंखा होगा, तो यही इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आपको विद्युत। ठीक है फ्रेंड, तो आपने समझ ली है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, क्या होता है।
इसका मेन वही होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, घर में मोटर लगा होता है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो मैकेनिकल से टकराता है, जब कन्वर्ट होता है उसमें तो रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। तो इसका हो गया। और हम देखते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो अब नेक्स्ट है हम लोग का विद्युत बल्ब। ठीक है, तो विद्युत बल्ब हम डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम हम बनाते हैं विद्युत बल्ब का। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ बन गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। ठीक है, अब देखिए बल्ब के जो होता है, बल्ब का खोज किसने किया था? फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ देता है, बल्ब हो गया। बल्ब आप बना दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का खोज किसने किया था? बल्ब का खोज किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। ठीक है, एडिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बल्ब की खोज किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। ठीक है, बल्ब के अंदर बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हो गया, बल्ब का खोज एडिसन ने किया था। बल्ब का देखिए फिलामेंट किसको बोलते हैं? तो फिलामेंट हम इसको बोलते हैं। तो कब लगा था सूख जाएगा ये, कौन है ब्लू वाला? सॉरी, बल्ब का फिलामेंट किसको बोलते हैं? तो ये जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, और ये जो है इसमें गैस भरा रहता है। ठीक है, गैस रहता है ना इसमें भरा हुआ। जैसे इसमें सब मान लीजिए कि गैस है, ये होल पूरा गैस भरा रहता है। इसमें कौन सा गैस रहता है? आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें गैस भरा रहता है। ये गैस है, मान लीजिए गैस भरता है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका नाम है फिलामेंट। ये टंगस्टन है, इसका नाम होता है फिलामेंट। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इसका जो बल्ब का गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसे जब बल्ब फूटता है तो आवाज़ आता है इसमें से। इसका गलनांक, बल्ब का गलनांक हाई होता है। ठीक है फ्रेंड, बल्ब का गलनांक हाई होता है। कम वोल्टेज पर बल्ब का गलनांक कितना क्या होता है? तो हाई होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, बल्ब का गलनांक हाई होता है। अब देखिए ये जो है वो ग्लास होता है, यानी कि शीशा। होता है। ठीक है, इसमें से दो तार रहता है इस तरह होल्डर में जाने के लिए।
यहाँ पर आप होल्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बल्ब, विद्युत बल्ब। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखेंगे फ्यूज तार। देखिए बल्ब, विद्युत बल्ब क्या होता है। बल्ब की खोज किसने किया था, एडिसन ने किया था। बल्ब में कौन सा गैस होता है, तो आर्गन और नाइट्रोजन होता है। बल्ब की टंगस्टन, बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। इसमें एक जो है शीशा रहता है, इधर प्लस निगेटिव वायर निकला रहता है, जो कि होल्डर और डायरेक्ट जो आपके घर में लाइन आता है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार का प्रोसेस कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। फ्यूज तार का काम क्या क्या होता है। फ्यूज तार का काम प्रतिरोध धारा को रोकता है। जो भी करंट आता है, फ्यूज तार का काम क्या होता है, फ्यूज तार का काम होता है प्रतिरोध धारा, को रोकता है, ठीक है। मतलब हाई वोल्टेज, HIGH, हाई वोल्टेज को रोकता है। इसका दूसरा है फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। फ्यूज तार में सबसे अच्छा तार किसका होता है, शीशा का होता है। नहीं, फ्यूज तार में सबसे अच्छा फ्यूज तार टीन का होता है, और लोकल ले लीजिएगा। इसमें लोकल फ्यूज तार तो वो क्या होता है, टीन प्लस शीशा दोनों का होता है, दोनों का मिला हुआ रहता है, ठीक है। अब एक देखिए बनाते हैं हम बोर्ड, सर्किट बोर्ड, या ऐसे आपके घर में रहता है। इसमें एक अलग बॉक्स छोटा सा रहता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक रहता है और एक यहाँ पर रहता है। इसमें एक पतला सा तार घिंचा रहता है, कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूज तार का प्रतिरोध धारा को रोकता है। जो डायरेक्ट करंट आता है यहीं पर आता है और इसको रोके रहता है। उसके बाद अब जितना लाइन आप घर में लेना चाहते हैं वो ले लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। कभी कभी देखते हैं अपने रूम में कि वोल्टेज ज़्यादा आया तो फ्यूज तार गिर जाता है, इसका कनेक्शन गिर जाता है, तो फिर हम इसका नया कनेक्शन करते हैं। इसीलिए क्योंकि बाहर भी जो करंट आ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा होता है वोल्टेज, इसको कितना सप्लाई करना है ये अपना मेंटेन में रखता है, तो इसका गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्यूज तार में सबसे अच्छा फ्यूज तार टीन का होता है। जो इतार होता है ना, वो टीन का बहुत अच्छा सुचालक होता है इसका। लोकल लीजिएगा तो टीन और शीशा का मिलान करके दोनों देता है। और फ्रेंड जो ई बना होता है चीनी मिट्टी का बना होता है।
ठीक है। जिसे निकाला जाता है कि अब जब इसको निकाल दीजिएगा ना धागा कबार, इसको फ्यूज तार को, आपके घर में करंट नहीं आएगा। तो उसके बाद आप अपना जो भी काम है इलेक्ट्रिक का वो कर सकते हैं। अब इसके बाद एक थोड़ा सा इसका, ठीक है फ्रेंड, आप लोग समझ गए। इसका फार्मूला होता है R=V/I, सॉरी I, R हो गया रेसिस्टेंस, V वोल्टेज, I करंट। ठीक है, अब हम इसका एक छोटा सा और पार्ट है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ उसका बच्चा है, देखिए। प्रति फ्यूज तार में क्या होता है, जब करंट I बढ़ेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस R यानी प्रतिरोध घटेगा। समझ रहे हैं, आ रहा है ना। रेसिस्टेंस यानी इसका R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध, I मतलब I करेंट। ठीक है, जब फ्यूज तार में करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध पर कोई दबाव नहीं काम करता है। इससे जितना करंट आएगा उतना ही रहेगा, इसमें नहीं कि थोड़ा कम या बेसी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध में कोई दबाव, इसमें कोई दबाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस, जैसे R हो गया रेसिस्टेंस है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, SI मात्रक ऐसे हम लिख देते हैं, R का SI मात्रक, ओम होता है। ठीक है, R का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन उठा के एग्जाम में पूछ जाता है, PCS में एग्जाम में पूछ देता है। और करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, करंट I का SI मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। I प्रतिरोध, अरे सॉरी, I करंट, R प्रतिरोध। फ्यूज तार में जब करंट बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, यानी रेसिस्टेंस घटता है। रेसिस्टेंस का SI मात्रक यानी प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। I का SI मात्रक यानी करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद जब फ्यूज तार लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। जब फ्यूज तार में, ये देखिएगा, कोई लंबा तार लीजिएगा ना, थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई तार लीजिए, जब वही क्या बोलता है, ये लंबाई जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, यही है ना। ठीक है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटता है। समझ गए। अभी इसका एक फार्मूला है आपको, क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, याद नहीं आ रहा है, L/A। ठीक है, ऐसे है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, जब ये होता है ना, जब प्रतिरोध L लंबाई जो है वो बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, उसी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज अब विद्युत धारा खत्म। विद्युत धारा चैप्टर शॉर्ट में पढ़ाए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन बताया गया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लाइट, प्रकाश देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।